नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे साथ मौजूद हैं गंगा कुमार और डी आलिया जी, जो कि चेयरपर्सन हैं नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल की और ये डायरेक्टर हैं। इतनी शानदार उपलब्धि मैं कहूँगा, और एक तरीके से जो आप लोगों ने पिछले 5 दिनों से जिस प्रकार का आयोजन किया नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल का, राजगीर में ऐतिहासिक रहा वो। 92 स्पीकर आए, 92। काफ़ी बड़ी बात है, वो भी मतलब कोई पटना नहीं था, राजगीर में। हालांकि राजगीर जाना भी अब बहुत आसान हो गया है। हाँ। 2 घंटे में आप पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी नालंदा को चुनना एक बहुत बड़ी बात है। नालंदा तो हमारे लिए मतलब इसका व्याख्या करना की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नालंदा को ही क्यों चुना आपने? नालंदा को चुना इसलिए कि अभी हम प्राचीन नालंदा जो विश्वविद्यालय था उस पे हमने सबसे बड़ा फोकस रखा है इसको, क्योंकि जो प्राचीन नालंदा जिसका इतिहास जो है वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से भी पुराना है और उसको लेकर उसका एक अपना इतना बड़ा भविष्य है। अगर वो होता आज हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान का वो नंबर 1 क्या वर्ल्ड का नंबर 1 होता। तो हमने उसमें एक चीज कनेक्ट किया कि जो वहाँ का जो प्राचीन नालंदा का यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन सिस्टम था वो 3 बेस पे था। एक था उसका अपना सबसे बड़ा जो वो डिबेट कल्चर से उसका एजुकेशन वहाँ पे पढ़ाई जाती थी, शास्त्रार्थ। हाँ। दूसरी वो मेडिसिन, आयुर्वेदा मेडिसिन पे उसका बहुत ज्यादा उसका फोकस था। और तीसरा वो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करता था। जब हमने अपने बिहार का इतिहास जो अपना नालंदा का इतिहास पढ़ा जाना तो हमने ये कनेक्ट किया, ये तो बिल्कुल मॉडर्न साइंस से कनेक्ट होता है। आज हमारे बच्चों को, हमारे जो युवा उसको उसी की जरूरत है। ये सबसे पहला हमारा उद्देश्य रहा इसको करने का। गंगा बाबू, ये बताइए कि लिटरेचर फेस्टिवल होता है, उसका उद्देश्य तो होता है भाई साहित्य को आगे लोग मतलब जाने, पढ़ें, उसको क्या चल रहा है ट्रेंड। आप क्या सोचते हैं कि मतलब लिटरेचर फेस्टिवल क्यों होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग से जो लिटरेचर फेस्टिवल का अभी जो इंटरनेशनली ट्रेंड जो चल रहा है, ये 2 चीजों के लिए चल रहा है। एक तो कि ट्रेंड जानो, दूसरा प्रमोशंस करो। इम्पोर्टेंट जो राइटर्स है, फेमस राइटर्स है, दुनिया को अब अपने अप्रोच को चेंज करना चाहिए। अब लिटरेचर फेस्टिवल्स हर चीजों का अब कॉमर्शियल एक्टिविटीज के रूप में प्रमोशंस बहुत जरूरी है। आप अल्टीमेटली अगर लिटरेचर फेस्टिवल आम जनों की भाषा नहीं रहेगी तो फायदा क्या है? तो लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा स्वरूप आना बहुत जरूरी है कि यंग राइटर्स को प्रमोट करना, ताकि उसको कॉमर्शियल एक्टिविटीज के रूप में हम लगाएं। तभी हम अब दुनिया को इस डायरेक्शन, मेरा ऑब्जेक्टिव केवल एक है, ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर्स को, लिटरेचर्स को मॉडर्न साइंस के रूप में प्रमोट करना और अल्टीमेटली उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। दैट वाज आल्सो द। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा कैसे, मतलब होगा? बताइए। बहुत सिंपल है। मॉडर्न साइंस का बातें हैं, जैसे कि इसमें भी हमारे यहाँ स्वीडन और फ्रांस की टीम आई थी, IIT मंडी के डायरेक्टर आए थे, फिर आपको टेक महिंद्रा के नेशनल प्रेसिडेंट हमारे इसमें स्पीच देने के लिए आए थे, इवन वाणी प्रकाशन की मालकिन आई थी, अदिति महेश्वरी। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। मॉडर्न साइंस में जैसे ही कोई चीज करते हैं तो मॉडर्न साइंस का मेन सी होता है कि AI, रोबोट और इन सब चीजों को लेके, तो 5 चीजों में जो साहित्य जहां कन्वर्ट हो सकता है कॉमर्शियल एक्टिविटीज के रूप में, वो है एडिटरशिप, ट्रांसलेशंस का, रिसर्च का, पब्लिकेशंस का और राइटर्स का। अब तो बुकर प्राइज मिलने लगा है ट्रांसलेशंस में। फॉरगेट अबाउट अदर चीज। बानो मुस्ताक ट्रांसलेशंस में, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं इस दुनिया में जानता हूं जो ग्लोबली एक्लेम्ड है। हमारे बच्चे जो हमारी भाषा में लिखते हैं, मैथिली, अंगिका, मगही, बज्जिका या नॉर्थ ईस्ट में लिखते हैं, अगर उस भाषा में बहुत महाकाव्य लिखा गया है, जैसे हल्दर नागसा पद्मश्री ने, उन्होंने महाकाव्य लिखा उड़िया में, ट्रांसलेट हुआ उसका इंग्लिश में, तब महाकाव्य हो गया। उस चीजों को अगर हम ऐसे एडिटरशिप या ऐसे ट्रांसलेटर को प्रमोट करें इसके थ्रू, जो ट्रांसलेशंस करे, तो 2 फायदा होगा। एक तो क्षेत्रीय भाषा का विकास और दूसरा उससे मुद्रा का जनरेशन। ये बहुत इजी है। बस ये है कि इन मतलब जो थॉट्स है केवल ऊपर के राइटर्स के लिए नहीं जाके नीचे वाले राइटर्स को भी देखना है कि हमको
तब हम ये ध्यान रखा जाता है क्या लिटरेचर बहुत फेस्टिवल में? बहुत तो बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े नाम होने चाहिए। बहुत कम है थीम है। इसके दो कारण भी है। पहला तो ये कि इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम यंग राइटर्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमने भी झेला है, ऐसा नहीं है। मेरा तो पहला लिटरेचर फेस्टिवल था तो बहुत सारी चीज मुझे पता है। हालांकि ये लिटरेचर फेस्टिवल आज की तारीख में दुनिया में वाइडली एक्लेम्ड हो गया है। मतलब ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंड किया है पूरे हिंदुस्तान में 21 और 22 तारीख को। उस लेवल का है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको देखा है। मतलब 50 से ज्यादा नेशनल न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है। मुंबई मिरर, टेलीग्राफ, इंडियन एक्सप्रेस, उस तरह के आर्टिकल्स में असम ट्राइब्यून भी ने भी किया है। तो हम कहीं ना कहीं उन चीजों को नहीं प्रमोट कर पा रहे हैं। इसमें कारण भी है कि हम लार्जर पर्सपेक्टिव से लिटरेचर फेस्टिवल को नहीं ला रहे हैं। वो लाना जरूरी है एंड दैट वी वांट फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म कि ये होना चाहिए। और भी जो लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रहे हैं इस दुनिया में उसको भी इसी लाइन। अच्छा, ये डिजिटल जो मीडिया आई हुई है तो बहुत सारा चीज तो आपको डिजिटली मिल जाता है। तो लिखने का, किताबों का, या इसमें मतलब इस लिटरेचर फेस्टिवल में आपको क्या निकल के आया कि डिजिटल मीडिया कितना प्रभावित कर रहा है? डिजिटल मीडिया डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए तो बेस्ट है। वो प्रिंट, मतलब जो प्रिंट मीडिया से कई मामलों में काफी उनका बड़ा बहुत सारे लिटरेचर तो उसी में मिल जाता है। लेकिन जो राइटर्स कभी डिजिटल मीडिया नहीं क्रिएट कर पाएगी। जिस राइटर्स की बात आप कह रहे हैं, शशि थरूर हो गए, अदूर गोपालकृष्णन, ये लोग का एक बड़े बेसिक ग्रास रूट पे इतना काम किया हुआ है इन लोगों ने, तभी ये महान राइटर्स बने हैं। अदरवाइज आप केवल गूगल बाबा से आप महान राइटर नहीं, गूगल बाबा से आपको बेसिक सूचना मिल सकती है। सूचना का माध्यम हो सकता है। जनरेशन ऑफ थॉट्स, रिक्रिएशन ऑफ बुक्स, ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि नहीं होगा। बस सुजीत झा के बारे में क्या जानना है ये पता चल सकता है, लेकिन सुजीत झा ने वो किताब लिखा, उसका बेसिक महाकाव्य का नॉलेज कहाँ से आया, ये वो केवल सुजीत झा का माइंड ही बता सकता है। और वो लिटरेचर फेस्टिवल में या उनके बुक और के जरिए पता चल यही सकता है। लिटरेचर फेस्टिवल्स का बेसिक थीम होना चाहिए, रीजनरेशन ऑफ माइंड एंड रिक्रिएशन ऑफ थॉट्स। आप बताइए कि आप तो चेयरपर्सन रही हैं फेस्टिवल का, क्या आउटकम क्या निकल के क्या आया पूरे फेस्टिवल की बात करें तो? हमारा सबसे ज्यादा आउटकम जो हमारा मेन थॉट था, हमारा थॉट था कि हम लिटरेचर को साइंस से जोड़ना था। हमारा थॉट जो मैंने बोला प्राचीन नालंदा बेसिक एजुकेशन पे, और हमने वो किया है। हमारा फ्रांस से पूरी रोबोट और पूरी साइंटिस्ट की टीम आई और उसने लिटरेचर को बिल्कुल उसमें बोलकर बताया कि कैसे रोबोट बोलते हैं, कैसे लैंग्वेज बोलते हैं, और रोबोट से, रोबोटिक से, एआई से कितनी चीजें आसान हो सकती है। तो ये चीजें जो हमारा था, और जो हमारे 40 से कम जितने भी थे, युवा थे, जेंजी थे, स्टूडेंट्स थे, बहुत खुश हुए। मतलब वो लिटरेचर को जो बहुत हार्ड समझते थे वो इतना हैप्पी थे कि क्या ये इतना आसान हो सकता था। जो हमारी थीम थी उस पे हम बिल्कुल कायम रहे और बहुत परफेक्ट गया हमारा। सब बहुत खुश थे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट, बड़ा ही कार्यक्रम आपका हो रहा था। नालंदा कन्वेंशनल हॉल यूनिवर्सिटी का पूरा सहयोग, नव नालंदा महाविहार यूनिवर्सिटी ने तो और भी बहुत सारा चीज उन्होंने कार्यक्रम कराया। उनका तो मतलब कैंपस भी अद्भुत है। हाँ, दोनों प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह साहब, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, मतलब ये दोनों आदमी हर लेवल पे इन्होंने सपोर्ट किया, चढ़-बढ़ के किया। इसके अलावा में आईजीएनसीए ने बहुत सहयोग किया। तो आपको वेन्यू वही नहीं रखना चाहिए था? वेन्यू वाइज में मैं मतलब इसके कई कारण रहे हैं। नए वाइस चांसलर साहब आए हैं तब से बहुत सारी चीजें मतलब इस सेक्टर्स पे सहयोग मिलने लगा है। काश ये हो पाता तो और अच्छा होता। हाँ, और अच्छा होता। और मैं और कई चीजों और ऐड कर सकता था। इसमें मैं एक चीज बोलूंगी कि देखिए, वेन्यू हम नालंदा यूनिवर्सिटी भी रख सकते थे और नालंदा महाविहार वो विश्वविद्यालय भी रख सकते थे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस था प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को, हमें उसकी नॉलेज को हमें फोकस करना था। और ये सब हमारे को पार्टनर थे, जैसे हम उनके लिए थे वैसे वो हमारे लिए थे। इस प्राचीन हमारा जो ज्ञान सिस्टम था उसको आगे बढ़ाने में सबका सपोर्ट इक्वल था। बहुत बढ़िया, आपको सफल प्रोग्राम बनाया अपने, मतलब कार्यक्रम हुआ फेस्टिवल का।
आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। धन्यवाद। और अगला कब होने वाला है ये भी बता अगला दीजिए। का प्लान अगला हम क्या लोग प्लान का है जैसे आपका? इस बार था हमारा, हमने काम तो शुरू कर दिया है। कल से हम लोग अपनी टीम एक बार कल खत्म हुआ है, कल से हमारा अगला, क्योंकि निरंतरता ही जीवन का सार्थक मूल्य क्रिएट करता है, मेरा यह मानना है। तो अभी जैसे अभी मार्च तक हमारा पूरा चलेगा, 2026-25 वाला चलेगा। अभी एक जगह और वर्कशॉप होगा। 1 अप्रैल से हमारा नया थीम के साथ आएंगे। जैसे अभी किया था लेगेसी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अब हमारा होगा जो हम लोगों ने सोचा है, अभी ड्राफ्ट पे है, नालंदा इन द वर्ल्ड। ये थीम हमारा होगा, नालंदा इन द वर्ल्ड। इसमें हम 15 वर्कशॉप का प्लान कर रहे हैं। लास्ट हम सब राजगीर ही करेंगे, वो मेरे दिल के करीब है वो जगह। अब नालंदा में ही होगा, मतलब राजगीर में ही सब? 15वां। 15वां। उसके पहले 11 हिंदुस्तान में, हाँ 11 मतलब ग्रुप बी सिटीज में, 2 विदेश में और 2 जो है दिल्ली और मुंबई में, जस्ट एज ए कर्टेन लेजर शो। और लास्ट राजगीर नवंबर 2027 में हमारा फिर होगा यहाँ। चलिए गंगा बाबू, आपका और आलिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जी, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि हमने नालंदा, जो हमने राजगीर में ये प्रोग्राम रखा, और जो हमारे पूरे दुनिया से लोग आए वहां पे, वो इतना खुश होकर गए हैं कि वो तो नेक्स्ट लेवल, वो तो बिहार क्या, वो हिंदुस्तान नहीं लग रहा था, इस लेवल की वहां पे भव्यता थी। इतना वो सुंदर, तो हमने भी देखा उसको, आपने देखा, हमने भी महसूस किया। इतना सुंदर। मुझे जो हमारा तारीफ बिहार मिली, जिंदाबाद हम लोग के बिहार को जो तारीफ मिली, मैं अपने जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार को भी धन्यवाद कहूंगी बहुत ज्यादा, कि हमारे राजगीर को, बिहार को, नालंदा को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।